अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है आपकी तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कहीं कहीं सुस्त हो जाते हैं। होता है, इंसान कभी सुस्त हो जाता है, कभी एक्टिव हो जाता है। तो आजकल हम थोड़े से सुस्त से लग रहे हैं, लेकिन आप बस फील ना करें इस बात को। बहुत जल्दी हम फिर एक्टिव हो जाएंगे और आप तक सारी चीज़ें पहुँचाएंगे जो कुछ हम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, क्लिप्स के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ये अभी नहीं पहुँच पा रहा, इसकी मैं माजरत थोड़ी सी करता हूँ आपसे। तो शो आप देखते हैं हमारा राइज एंड शाइन और पसंद करते हैं। नादिया खान और मेरा अक्सर बात हो रही होती है कि भाई एक हर तरह का कलर है इस शो के अंदर, है ना। हंसी मजाक भी होता है इस शो में, सीरियस बात भी होती है, कुछ हम कुछ सैड न्यूज़ भी आपको देते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की बात भी होती है, स्पोर्ट्स की बात भी होती है और बहुत कुछ होता है। तो ये एक ऐसा प्लेटर है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है राइज एंड शाइन का, इसीलिए आप इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आज के शो में भी बहुत कुछ हमने आपको बताना है, मालूमात पहुंचानी है। और अभी हेडलाइंस भी आपने देखी होंगी। तो हेडलाइंस में टॉप स्टोरीज तो यही थी कि मुजफ्फराबाद में जो इंतखाब हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात फेज वाइज हो रहे हैं ये, और मुस्लिम लीग नून आगे चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी पीछे है। तो हल्का LA 27 के 197 पोलिंग स्टेशन पर आज पोलिंग हो रही है और हल्का LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग हो रही है। पोलिंग तो हो रही है, इसमें क्या बात है। जब इलेक्शन होते हैं तो पोलिंग होती है, वोट डाले जाते हैं, सब कुछ होता है और उसके बाद वोटों की गिनती भी होती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये जो कुछ हो रहा है, ये किस खबर का पेशखेमा है, किन हालात व वाक़यात का पेशखेमा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इख्तलाफात में या बयानात में शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि थोड़ा सा अप्रोच उनकी टेंटेटिव थी, बड़ा मोहतात अप्रोच थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की बात होती थी तो ये कहते थे भाई सिस्टम को हमने क्योंकि बचाना है और जमहूरियत को लेकर चलना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, तो इसकी वजह से हम हुकूमत के हर अच्छे काम का साथ देंगे। लेकिन अब अच्छे काम उनके मुताबिक हो नहीं रहे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे साथ देगी? तो बड़ी तनकीद, शदीद तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है और वो क्या हो रही है हम आगे चलकर बताएंगे। अच्छा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तसर सा एक वीडियो क्लिप उनका आप देख रहे होंगे, तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और उन्होंने क्या ऐलान किया आपको बताएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रा सा आपको बताएं कि हमारे शो पर आज जो पुलिस के शोहदा हैं उनको याद किया जाएगा और बहुत ज़रूरी है पुलिस के शोहदा को याद करना। अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं इनकी खिदमात को, और ये जो लैब्स हैं हर जगह होता है, हर जगह देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन हम क्या होता है कि नेगेटिव बातों को हमेशा डिस्कस करते हैं, ये पुलिस ने ये कर दिया, ये रिश्वत ले रहे हैं, इधर से इधर इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ मैन्यूवर किया और सारी। लेकिन पुलिस के जो शोहदा अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनका रिगार्ड करना, उनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने और तमाम ही जमातों के सरबराहान की तरफ से पुलिस के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। और जैसे हमारे फ़ौज के अहलकार हमारे सर का ताज हैं, इसी तरह हमारे पुलिस के अहलकार जो अपनी जानों के नजराने हमें बचाने के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पेश करते हैं। तो वो शोहदा हैं, तो उनके ख़ानदान से हम दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं और सब एज अ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हों। और जो गाज़ी हैं उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो आज शोहदा पुलिस को याद करने का दिन है, सब सलूट कर रहे हैं, तो हम भी सलूट करेंगे अपने शोहदा को, पुलिस के। अच्छा जी, और हम कुछ बात करेंगे शो पर पेट्रोल। ओ पेट्रोल कम हो गया भाई, ये कैसी खबर है? ये खबर है असल में, पेट्रोल बड़ा खबर नहीं है। पेट्रोल कम हो चुका है, 4 रुपए 9 पैसे पेट्रोल कम हुआ है पाकिस्तान में। और कितना हो गया जनाब? 333 रुपये, हाँ 333 रुपये 95 पैसे का पेट्रोल हो गया है। और हम यही कह रहे थे कि अगर ये डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर कम या ज़्यादा होना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कम हो रही है पेट्रोल की कीमत, तो फिर भाई यहाँ भी कम करें। तो खैर बहरहाल थोड़ी सी कम हो गई है कीमत, पहले तो 95 पैसे हुई थी शायद, तो 4 रुपये हो गई क्यों। अच्छा, और हमें कुछ थोड़ा सा बता देते ना। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है, वन लाइनर बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि कल तक आपने हॉर्मुज़ खुल जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कल से बिल्कुल ओपन होगी तमाम जहाज़ों के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक एक बार फिर कोई 10वीं 50वीं दफ़ा ये कह रहे हैं कि मसला हल हो चुका है और बस कल आपने हॉर्मुज़ खुल जाएगी और सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो ये जनाब 2-3 खबरें, और भी बहुत कुछ था, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है क्योंकि ये बड़ा एक बर्निंग इशू बनता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, मैंने कहा ना कि पता नहीं आगे इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये सूरत हाल कहाँ जाएगी।
ये समझ नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर बंदुखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, और अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का आपके पास शॉट है तो पहले उनको दिखा दीजिए। है तो दिखाएं, हाँ, फिर उसके बाद हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये जिस तरीके से वो जो बॉडी लैंग्वेज चेयरमैन पीपल्स पार्टी की और वो आई कांटेक्ट जो था वो बता रहा था, नहीं अल्फाज से ज़्यादा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ोएब आप ठीक हो? मैं ठीक ठाक सर। क्या चल रहा है पीपल्स पार्टी की सफ़ों में? आपके चेयरमैन तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं जहां उनको देना है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और पूरा उनकी जो बॉडी है, उनके पोस्चर्स हैं, उनका आई कांटेक्ट है, वो ये बता रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं। फिर जलसे का ऐलान भी उन्होंने किया। बताइए क्या हिकमत अमली है जनाब? बहुत शुक्रिया ज़ोएब। सबसे पहले तो पुलिस के शोधा की लवाकिन को सलाम और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पुलिस ने हमेशा हमारे फोर्सेस के साथ, आवाम के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना शहादत दी है। मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ पुलिस के शोधा की लवाकिन को, शोधा को। दूसरी बात ये कि ज़ोएब, ट्रंप ने ऐलान कर दिए अपना हरमुज़ खुल गया, और दूसरे पेट्रोल जो है ना सस्ता हो गया, और बिलावल साहब की गड़ी की टिकटॉक भी आपको सुनाई दी है, और उसके बावजूद आपको सुस्ती चढ़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ कादिर भाई, आपने जैसे समअप किया खबरों को, आप मेरी जगह आ जाए कल से, बहुत मजा आ गया। सही। मैं कहता हूं कि आपकी सुस्ती खत्म होना चाहिए। बिलावल साहब की टिकटॉक जो है ना, ये मुस्लिम लीग नून के लोगों के अहसाब के ऊपर जो है एक तीर है, और वो मेरे ख्याल में जो सोए हुए थे वो भी इधर उधर भाग के जाग गए, भागे जरूर मगर जाग के भागे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक नफसियाती वार है मेरे चेयरमैन की तरफ से, जिस तरह से टिकटॉक की है। मैं कहता हूँ सबकी नींदें उड़े। कादिर भाई लेकिन ऐसा क्या हो गया? हर इंतखाब में रिगिंग होती है, आजाद कश्मीर में ऐसा क्या हो गया कि आपकी पूरी जमात ही हिल गई और आपके चेयरमैन की तरफ से इस तरह के बयानात आते नहीं है? वैसे ऐसा हुआ क्या वहां पर? ज़ोएब, 2024 का जो इलेक्शन हुआ, मेरे सीट समेत बहुत सारी जगह पे फॉर्म 47 की धांधली हुई है, और फिर उसके साथ साथ चलो हमने बर्दाश्त कर लिया, अगले इलेक्शन के इंतजार करेंगे। और फिर आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को बड़ा संभाल के रखा हुआ था कि 2029 के इलेक्शन में उसको नमूदार करेंगे, मगर गलती से उन्होंने जीबी के इलेक्शन में वो ले गए, और वो बेचारा तो अपना रोना धोना शुरू कर दिए। मुझे क्यों निकाला, तुम लोग खामोश थे। जीबी वालों ने अच्छा भाई ठीक, तू खामोश रहे तो ज्यादा बता रहे। फिर उसके बाद आपको याद होगा जब 7 तारीख को शाम को जब जीबी का इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया, तो 2-3 घंटे के अंदर हम 9 सीटों पे जीत रहे थे और मुस्लिम लीग 2 पे, और उसके बाद उस रिजल्ट को आगे खींचा 7-8 दिन हम उसी 9 पे रहे, और मुस्लिम लीग नून जो है 2 से 6 पे चली गई है। फिर आज़ाद उम्मीदवार जो हमेशा जो है ना चलती गाड़ी में सफ़र करता है, यानी जो हुकूमत बनाने की पोजीशन हो, लेकिन उसको भी जाके मुस्लिम लीग नून ने तोड़ने की कोशिश की। और मेरे साथ एक शो में जो जीबी मुस्लिम लीग नून का साबिक वज़ीर आला है हफीजुर रहमान साहब, वो मौजूद थे। जब एंकर ने सवाल किया कि आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो मुबारकबाद दी है बिलावल भुट्टो को, आप अभी तक रिजल्ट तस्लीम नहीं करे। नहीं, हमारा वज़ीर आज़म जो है ना वो सदर हमारा नवाज शरीफ है। यानी इन्हें अड़ी चोटी के, यानी वो ये बात हो गई कि मुस्लिम लीग नून ने वो कहता है ना मुंह पे राम राम और बगल में चोरी का किरदार अदा किए। वैसे बनियों का पार्टी है, ये आदतें तो मोदी से उनकी ज्यादा मिलती है। तो यानी एक तरफ मुबारकबाद आती है, दूसरी तरफ हफीजुर रहमान और वो पटवारी इलेक्शन कमिश्नर शहबाज राजा को हमारे पीछे लगाया, और हमें जीपी में जो हम मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से हम जीत रहे थे उसको कम करके हमें जो ना वो आईपीपी के मोहताज कर दिया। फिर यही बात हमने कहा कि देखिए खुदा का वास्ता,
आपको जिस तरह पंजाब में फॉर्म 47 के तहत आपको बिठाया गया और उसके बाद आपको मरकज में फॉर्म 47 के तहत आपको बिठा दिया, वो कि सिंगल पार्टी भी आप थी, आपको फिर भी पीपल्स पार्टी ने सहारा दी है। तो खुदा रहा जो आजाद कश्मीर है वहाँ क्यों दे दिए इतने सहारे, क्यों दे दिए कादिर भाई? अब आप ये सोच रहे हैं इतने सहारे क्यों दे दिया आखिर आपने? वो फिर फॉर्म 47 2024 याद आया होगा फिर आपको? देखिए ज़ुएब, हमें तो बिल्कुल याद है, और लेकिन आपके सामने मैं अपना मुकदमा रख देता हूँ पीपल्स पार्टी का कि जब वो ट्रैका जीबी के इलेक्शन की तरह 2024 में भी एक ट्रैका बना था, यानी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब तक दो पार्टी आपस में नहीं मिलती तो हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। हमारे पास चॉइस था, हमने जाके पीटीआई को ऑफर की कि आपको हम गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई वजारतें नहीं चाहिए, आप हुकूमत बना लिया, आप बड़ी पार्टी है। उन्होंने इनकार कर दिए। फिर हमारे पास दो रास्ते थे, या एक रास्ता ये था कि हम नून लीग को सपोर्ट करते इस जनाजे को, या हम आराम से बैठ जाते। अगर हम आराम से बैठते तो ये हुकूमत और असम्बली कायम नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन होना तो वो 9 महीने में हुआ और 70 अरब रुपए खर्च हुआ। तो क्या अगर हम असम्बली का बाइकाट करते और ये असम्बली वफाकी हुकूमत बुरान आ जाता, बिल्कुल 9 साल बाद भी इलेक्शन होता कि नहीं होता? तो हमने इस जमहूरियत की लंगड़ी लूली गाड़ी को धक्का देने के लिए मुस्लिम लीग नून की जनाजे को हमने सहारा दिया है और उस जमहूरियत को कायम रखने के लिए। अब कब तक ये चलता रहेगा कादिर भाई? आगे का मुझे बताए ना, ये हिकमत अमली क्या है? आपके चेयरमैन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो क्या फिर इसके बारे में हिकमत अमली बनाई गई है? कब तक आपने फिर सहारा देना है इनको? सहारा कब हटेगा, या हटने वाला है, नहीं हटने वाला, बयान की हद तक है? ज़ुएब, जिस तरह बिलावल भुट्टो के टिकटॉक ने मेरी और आपकी सृष्टि खत्म करके जगाया, इस तरह मुस्लिम लीग नून को भी जगा दिया है। उनके मेरे ख्याल में इधर उधर हसाब जो है वो काम नहीं कर रहे। जिस तरह उज़मा बीबी और मरियम बीबी जिस तरह बिलो द बेल्ट वो बातें करना शुरू कर दी उसको बिलावल साहब के खिलाफ, हमारी क़यादत के खिलाफ, तो ये एक निशानदेही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने पहले कहा कि जो दूसरे मरहले का जो दांधली अगर हुई है तो मैं तुम्हारा दड़म तख्ता कर दूंगा इस्लामाबाद। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं छोटा मोटा कानून का तालिब इल्म आपके सामने दलाल से बात करूंगा। आप मुझे बता दो कि एक शख्स जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा मुगल है, नाम के साथ जस्टिस लगा हुआ है, यकीनन उसको कानून, आइन, इलेक्शन रूल्स का पता होगा। हम इलेक्शन से पहले कहते हैं मरियम बीबी वहाँ बसे जेब में लेके फिरी, अब आप ऐलान करें, बेटा आप ऐलान करें, ये इस तरह डायलॉग हमने एक दिन पहले इलेक्शन से स्टेज जो इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है। बदनाम में जमाना है, पुलिस सीसीडी के 16,000 एहलकारों को वहाँ 13 हुकूम के लिए तैनात कर दिया है। वहाँ वफाकी वज़रा सारे वहाँ पे दांधली के लिए, ऐलानात के लिए वहाँ मौजूद है। ये सारी चीजें भी हमने दरगुजर कर दी है। कादिर भाई देखिए, अब तो यू हैव मिस्ड द बस। लोग कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं, मैं थोड़ा मुकम्मल कर दे तो आपके सुनने वालों को भी समझ में आएगा। तो जब इलेक्शन वाला दिन था और इस इलेक्शन वाले दिन हमारे एक कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने सीसीडी के आशीर्वाद से, और 3 जख्मी हुए। और दिन में 30 पोलिंग स्टेशन जो हमारे चौधरी यासीन का इलाका है वो पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर दिए। बैलेट बक्स जो उठा के लेके आईपीपी के गुंडे, वो आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी देखा है। और फिर ये दिन भर सारा खून खराबा होता रहा और रात को बड़ी बेशर्मी से जो ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते दिन बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ। बिलावल साहब ने तंबी कर दिए कि अगला फेज ऐसा नहीं होना चाहिए, अगला फेज उससे बढ़ के हुआ। ये सारे वायलेशन के बाद रियासत आजाद कश्मीर के सदर लतीफ अकबर साहब के ऊपर हमला हुआ, हमारे कैमने के ऊपर हमला हुआ, और वहां कुलहाम जो ना नहीं। अब कादिर करना क्या है मुझे ये बताएं। अभी तो देखे 2 फेज निकल गए ना और उनकी सिंपल मेजोरिटी आ गई तकरीबन, ये आपको भी पता है, मुझे पता है। आपने इलेक्शन की जो दरखास्तें हैं वो 2 हल्कों पे दी हैं, वो बता रहे हैं, उससे ज़्यादा तो दी नहीं आपने। तो इलेक्शन तो निकल गया आपके हाथ से, रिवर्स होगा नहीं है। तीसरे फेज में जाना है, नहीं जाना, क्या करना है, ये कोई बात हुई है इस पर? देखिए, हम पीटीआई की तरह मैदान खाली छोड़ के उनको नई मौका देंगे। और वो जो तीसरा फेज है, ये इसी वजह से इनको तीसरा फेज रखा कि वो एक हसास इलाका है और वहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी वहाँ पे एहतजाज में बैठी हुई है। मुजफ्फराबाद शहर में इलेक्शन से एक दिन पहले पूरा खून खराबा, पूरा शहर बंद था, अफरा तफरी हो रही थी। और आपने देखा कि शहर के बीच का इलाका LA 27 जिसका इलेक्शन आज हो रहा है,
उसको 12 बजे तक पोलिंग का अमला नहीं पहुंचा तो वो इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा। तो मुझे ये बताओ कि पूंछ डिवीजन में ये कैसे करेंगे? मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट तो घर से नहीं निकल सकेगा खौफ से, और आपने देखा इससे पहले भी इनका जो आजाद नहीं, लेकिन इसमें नताइज पे क्या फर्क पड़ जाएगा कादिर भाई? आजाद कश्मीर के इंतखाब में हुकूमत साजी में क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने तो ऑपोजिशन में बैठना है। मैं तो आपके चैनल के जरिए जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाग में जलसे का ऐलान किया है, मैं मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब से भी दरखास्त करूंगा कि आप एक जलसा कर डालें, जिस तरह मीरपुर मुजफ्फराबाद में आपने पंजाब के लोगों को ले जाके वहां जलसा कराए, एक मरतबा फिर पंजाब के लोगों को वहां ले जाके जरा पूंछ डिवीजन बाग में भी जलसा करके दिखा दे, तो हमें आपकी गैरत, आपकी जो ना वो बहादुरी का पता चल जाएगा। हमें पता है कि आप जनरल जलानी, जनरल ज़ियाउल्लाह की पैदावार हो, और गलती से जो उस साल हमने इलेक्शन का बायकाट की, जो आज तक पाकिस्तान के ऊपर ये फॉर्म 47 की और ये जनरल ज़ियाउल्लाह की पैदावार मुसलत है, तो मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह पूंछ डिवीजन में पीपल्स पार्टी का रिजल्ट, और पूंछ डिवीजन को छोड़िए, आज आपको रिजल्ट पता चले कि LA-27 में हमारी अब क्या देखना यह है कि ये जो बयान आया है अंदाजा हो आपके जाएगा। चेयरमैन की तरफ से, किस तरीके से हमें क्या सड़कों पर नजर आते हैं, एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, हुकूमत को तनकीद करना है आपने, असम्बली से क्या करना है आपने, एक मत अमली पता चलेगी जब डिसाइड किया जाएगा आपकी जमात की तरफ से। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, आपने वक्त तो ये हमने कुछ आज़ाद कश्मीर इंतखाब की बात की, उससे जुड़ी हुई सियासत की बात की। अब हमने एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ US और ईरान के मामलात हैं भाई, फंसे हुए हैं या नहीं, और पेट्रोल की भी कुछ बात करनी है और हड़ताल की बात करनी है, और बताएं क्या क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हमने बात करनी है ईरान और US के मामलात की। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये रोज़ाना क्यों करते हैं ईरान और US के मामलात, आपको इससे क्या फ़ायदा है? तो भाई देखें, एक तो फ़ायदा ये है कि आप अवेयर हो रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं कि दुनिया भर में हालात तो वाक़यात हैं। दूसरा ये है कि आप मुतासिर हो रहे हैं, हम मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि दुनिया भर के मामलात कैसे चल रहे हैं, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के इस खित्ते के मामलात, हमारे नेबर्स के मामलात कैसे चल रहे हैं, तो तभी तो आप अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करेंगे, इसलिए बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको जवाब दिया इसका। अच्छा, हुआ ये है US और ईरान के मामले में अभी तक की पेशरफ्त यह है, आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, फाइनल ये कॉल कहा है उन्होंने, अब तस्लीम कर लेते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वैसे बहुत दफ़ा ये दे चुके हैं वो कॉल, कि बस अगर अब नहीं मानी बात तो मैं हमला कर दूंगा, बस अब ये लास्ट मौका है, देख लो, सोच लो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अब फिर उन्होंने जो मीडिया से बात की, उन्होंने यही कहा है कि देख लो, सोच लो, आखिरी मौका है, और इसके बाद ऐसा हमला होगा कि तुमने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, ये वर्ल्ड वॉर 2 से की तरह का कुछ हमला होगा। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही कि कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी जाएगी, खुल जाएगी, मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अब कल से, अब बस मतलब कल आने में कितनी देर, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में ऐसा क्या होगा मामलात में कि खुल जाएगा। अरे एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमला करने ही वाला था कि मुझे ईरान की रिक्वेस्ट आई, ईरान ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई नहीं हो, देखो यार, नहीं करो, अभी नहीं करो, मुज़ाकरात करो हमसे। और फिर मीडिएटर्स जो हैं उन्होंने भी मुझसे कहा, सऊदी अरब से रब्ता हुआ मेरा, कतर से रब्ता हुआ, UAE से रब्ता हुआ, तो उन्होंने भी मिलकर हमें कहा कि भाई अभी आप मुज़ाकरात को एक और मौका दे दें। ये उन्होंने बात की। अच्छा, 2-3 राब्ते भी हुए हैं, सागदार का रब्ता हुआ है अब्बास इराक़ची साहब से, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, और उनसे राब्ते में बड़े मामलात पर डिस्कशन हुई है, बड़ी बातचीत हुई है, बड़ी अहम इस वक्त इस मौके पर, इस मोड़ पर जो ये हालात पहुँच गए हैं, तो यहाँ ये राब्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर तुर्क सदर का सऊदी वली अहद से रब्ता हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है तुर्की है। और सऊदिया तो जिस तरीके से अब देखें ना, आगे बढ़ के इस वक्त इस मामले को लेकर, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी, और वैसे भी अपने मामलात बेहतर करने के लिए और अपनी सेक वो मजीद स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कर रहा है इक़दाम, वो सबके सामने हैं। ईरान ने यह बताया कि यूक्रेन के 3 अहदाफ पर हमले की तैयारी कर ली थी, लेकिन यूक्रेन ने गलती तस्लीम की, जिसकी वजह से हम रुक गए हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। उधर गजा पर अटैक किए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं गजा पर, और गजा में सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है कतर ने भी, सऊदिया ने भी, और दीगर ममालिक ने भी। इंटरनेशनल मार्केट में शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की उस पर यकीन किया गया, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई है पेट्रोल की, और इसकी वजह से हमारे यहाँ भी पेट्रोल की प्राइस कम हो गए। तो हमें ज्वाइन किया है फैज़ रहमान भाई ने,
यूएस से में ज्वाइन कर रहे हैं एंड ज़बरदस्त तजिया होता है। फैज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब सर बताएं सर, ये फिर इसको फाइनल कॉल समझा जाए कि बस ठीक है अब मौका है तुम्हारे पास, कल तक का नहीं करोगे तो मैं वो कर दूंगा जो मैं करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोच रहा हूँ, नेतन्याहू मुझे कह रहा है जिसके बारे में करने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज़ुहैब, आपने एक तो अभी बहुत अच्छी बात की अपने इंट्रो में कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस मौजू पर बात करें, और माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग आपके शो में जो ये सब्जेक्ट कवर होता रहा है, हालांकि मॉर्निंग शो है, मुख्तलिफ थोड़ी लाइटर गुफ्तगू होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि बहुत इन डेप्थ आप इसको कवर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि न सिर्फ ये कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर है, बल्कि हमारे लिए दर्द सर से ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपकी अपनी जो इकॉनमी है और हमारी अपनी जो लाइवलीहुड है, हमारा अपना जो लाइफ स्टाइल है, उससे बेइंतहा मुतासिर हो रहा है और मज़ीद होता रहेगा अगर ये झगड़ा आगे बढ़ा। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो माय हैट्स ऑफ टू यू कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नंबर 2 ये आपके तज्जिए की वजह से मोतबर होता है सर ये। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात जो है, अभी आपने एक बिलावल साहब का एक बहुत अच्छा क्लिप चलाया और उन्होंने कहा कि दूसरों को उनकी टिक टॉक की आवाज़ नहीं आ रही, और यही उनके नज़दीक एक बड़ा मसला है। देखिए यहाँ पर भी यही है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त मामला है, दोनों एक दूसरे की टिकटॉक या एक जो बड़ी टिकटॉक पूरी दुनिया के सामने चल रही है, वो उसको देख और समझ नहीं पा रहे। मेरा अपना ये ख्याल है। अच्छा, उसकी वाज़ेह एक वजह है, नंबर 1 ये कि ईरान ये समझता है कि वो ये जंग जीत चुका है और उसका इस वक्त हाथ इस पूरे मामले में ऊपर है, और वो अपनी टर्म्स और अपनी कंडीशंस पर कोई भी माहिदा करने की पोजीशन में है। अच्छा, उस तरफ अगर आप हमारी तरफ आए वाशिंगटन में, यहाँ जो हमारे सदर साहब बैठे हैं, तो जैसे कि आपने अभी कहा कि वो हर वक्त एक नया अल्टीमेटम देते हैं और यही दावा करते हैं कि इस वक्त तमाम मामलात उनके कंट्रोल में हैं। अच्छा, अब देखिए जाहिर है कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, तारीख का सबसे पावरफुल तरीन एक मुल्क है, उसकी आर्मी नेवी हर चीज़ उसके पास है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ के अवाम को हज़म करना बहुत मुश्किल है कि कैसे एक कमज़ोर तर मुल्क उनको इस तरह से डिक्टेट कर सकता है। तो ये जो एक गैप है दोनों की सोच में और दोनों की एक पूरे मामले को समझने में, वही इस वक्त एक बुनियादी एक नुक्ता है जो कि मामले को आगे बढ़ा रहा है। और आप ये देखते हैं कि ये इसमें कोई आपको वाज़ेह जो है डील नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अगर आपको याद हो ज़ुहैब, मैंने कई दफ़ा आप ही के शो पे ये बात कही है कि हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि डील होना चाहिए, मेमोरेंडम भी साइन होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले अर्ज किया कि दोनों की पोजीशंस में गैप, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि दोनों को अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश, ईरानियों की पूरी कोशिश ये है कि वो ये साबित करें कि वो हर लिहाज से बेहतर हैं इस जंग में। मुझे पता है मुमकिन तौर पे क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये जो कल का कह रहे हैं कि कल मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, क्या ऐसा होगा? और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं ईरान से, और ईरान ही दरख्वास्त कर रहा है कि हमसे मुज़ाकरात करने आप। और ईरान ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसी कोई आज यानी इस वक्त जो सुबह है मंडे की, उस रीजन में वहाँ पर तो ट्रंप ने कहा था कि वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, और जाहिर है कि ईरान ने उससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हुर्मुज़ का भी जो ट्रंप साहब ने कहा है कि खुल जाएगी, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 100% खुली हुई है। सेंटकॉम खुद हर दूसरे रोज़ जो है एक नया प्रेस रिलीज जारी करता है और कहता है कि हमारे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर इस वक्त हमारा टोटल कंट्रोल है। तो ये बातें बहरहाल हैं जिसकी वजह से जाहिर है कि जो एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं हो रही। देखिए, इस वक्त जो मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप को सूट करती है, कि वो जो उनकी बेस है, जो उनकी पॉलिटिकल बेस है, वो खुश है कि ठीक है ईरान पर हर थोड़ी दिनों में जाके बमबारी भी कर देते हैं, उनका नुकसान कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है देखिए ऑयल प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह के पिछले जो हमले हुए थे 28 फरवरी के बाद, वो आपको इस तरह से एक
होशरुबा इजाफा नजर नहीं आता, नंबर वन। नंबर टू ये कि मार्केट्स जो हैं यहाँ की स्टॉक मार्केट्स वो भी प्रीटी मच बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, इलेक्शंस जो इनके अब हो रहे हैं, प्राइमरीज शुरू हो चुकी हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, वहाँ पर भी इनके जो वो है नताइज वो फेवरेबल नजर आ रहे हैं। तो इनको इस वक्त ये स्ट्रेटजी, ये हिकमत अमली सूट करती है, और लोग खुद यानी खुद इनके अपने जो चाहने वाले हैं, एक देखिए हम जैसे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ज़ाहिर है परेशान होते हैं कि ये बात क्यों कह रहे हैं। आप उनको कोई एक दीवाने की बड़ मत समझे, अगर वो जो बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। ही इज ए स्मार्ट मैन। अगर आप ये समझते हैं कि वो नहीं सिर्फ नहीं, हम बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं में कर समझते रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसा वो नहीं समझते हैं, हाँ हमें पता है। बिल्कुल। तो वो जो है, तो वो ऐसा ना समझा जाए नहीं कि नहीं नहीं, इसके बिल्कुल पीछे नहीं कोई समझ रहा हूँ, इस strategy है। गलत फहमी में हम नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं। वैस भाई नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुमकिन तौर पे कल तक हो क्या सकता है। यानी ठीक है, इस बयान को चले सीरियसली लेते हैं, ईरान ने डिनाई कर दिया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? वाकई कोई मुज़ाकरात पैरेलल चल रहे हैं, कोई सिफारतकारी चल रही है, जिससे उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को ये हो गई कि उन्होंने मीडिया में ये बता दिया। और फिर सऊदी के अरब के मामलात की बात करनी है हमने, राब्ता हुआ है तुर्की के प्रेसिडेंट से। फिर जनाब एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या सऊदीया की हिकमत अमली आपको ऐसी लग रही है कि ईरान को कट्टू साइज करना है उन्होंने? उनकी एग्जिस्टेंस भी रहे ईरान की, लेकिन अपने डोमेन में भी ईरान काम करे। देखिए पहले इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, इसमें तो ये तो खुला राज है कि ज़ाहिर है वो अरब अजम का जो झगड़ा है वो सदियों पुराना है, और वो सऊदी अरब हरगिज़ ये नहीं चाहता कि ईरान एक वहाँ की एक ऐसी पावर बने कि जिससे कि तमाम अरब ममालिक और ख़ुसूसन सऊदी अरब जो है उसके ज़ेरे नगीर रहें। वो हरगिज़ ये नहीं चाहते। ज़ाहिर है वो ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर छोटी पावर ना हो तो कम से कम बराबर की पावर हो के भी मामला चलाए जा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब की जो एक बेसिक जो उनकी समझिए कि मैं इसको डॉक्ट्रिन तो नहीं कहूँगा फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन थिंकिंग ये ज़रूर है कि ईरान को इस तरह से पावरफुल नहीं देखना चाहते कि वो पूरे अरब ममालिक जो है उसके ज़ेरे तहत आ जाएं उनकी पॉलिसी, और ईरान पूरी उस रीजनल पॉलिसीज़ को, उस वहाँ की डायनेमिक्स को डिक्टेट करे। ये हरगिज़ नहीं चाहते, नंबर वन। नंबर टू ये कि क्या इसका मतलब ये है कि वो तबाही और बर्बादी चाहते हैं ईरान की? वो आपने देखा कि अब वो सवाल का जो अहम हिस्सा है वो ये है कि सऊदी अरब हरगिज़ ये नहीं चाहता कि ईरान जो है मुस्तकिल तौर पर एक अनस्टेबल या डिस्टेबलाइज्ड एक मुल्क रहे, क्योंकि उसका देखा आपने कि जंग शुरू हुई अभी, और जो वाज़े जो हर फर्क पड़ा वो मिडल ईस्ट कंट्रीज पर ही पड़ा सबसे ज़्यादा। इसराइल पे थोड़ी बहुत बॉम्बिंग हो गई इधर उधर, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा है। लेकिन आप देखिए कि जो गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमीज बैठ गई हैं, तो सऊदी अरब का बहुत बुरा हाल है, अपनी एक्सपोर्ट्स के उनको लाले पड़ गए हैं। तो वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि ईरान एक अनस्टेबल इलाका रहे और उसके पॉलिटिकल मामलात इस तरह से हो जाएं कि वहाँ किसी को सुकून और चैन नसीब ना हो। तो ये तो एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और आप ये देखिए कि अभी जो आज ही यानी यहाँ का आज संडे, अभी भी यहाँ अब तो हर मंडे हो गया थोड़ी देर पहले, लेकिन संडे को यहाँ पर जो सऊदी फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा जो क्राउन प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान की बात हुई ट्रम्प से, तो उसका पूरी ट्रांसलेट रिलीज किया। उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप इसको डीएस्केलेट करें और एक डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाएं। देखिए असल बात यह है ज़ोहैब कि पूरी दुनिया ट्रम्प समेत और खुद ईरानी क़यादत समेत सब ये चाहते हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। अब ट्रम्प साहब के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल करें या एक मैसिव कोई फौजी कार्रवाई करके इसको हल किया जाए, और ये दोनों ऑप्शंस उनके लिए काम नहीं कर पा रहे। ये मसला है। वो तमाम तर बमबारी के बावजूद भी ईरान को झुका नहीं पाए। डिप्लोमेसी उनकी काम नहीं कर रही। मुज़ाकरात में वो शराइ जिस पर ये चाहते हैं वो बात हो नहीं पा रही है। तो नतीजा ये है कि इस वक्त ट्रम्प के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, जबकि ईरानी ये समझते हैं कि इस वक्त चूंकि जियोग्राफिया उनके साथ है, हुर्मुज़ पर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने एक 5 महीने से ज्यादा इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला किया और है। मुश्तबा तो वो ये खामनाई का समझते बयान हैं भी कि आया, हम- बड़ा बड़ा क्लियर बयान दिया उन्होंने कहा जी। कि अगर कोई हमला इस तरह का होता है तो फिर हम आपके फौजी और किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फिर जी, हम तो यही retaliate सूरत करेंगे। हाल है। तो इसको ईरान यही समझता है कि इस वक्त इनके ऑप्शंस कम है अमेरिका के, लिहाजा हम अपने
शराइत पर जो कुछ भी करेंगे हम अपनी शराइत पर करेंगे। तो वो ही है कि जो जितना बड़ा जो आपको एक गैप नज़र आता है पोजीशंस में, उसकी वजह से मामला मुझे लगता है, मैंने इससे पहले भी यही अर्ज़ किया था कि बहुत मुश्किल है कि ये बहुत जल्द किसी अंजाम तक ये बात पहुंचेगी, क्योंकि अभी खुद ट्रंप अगर ठीक है, अगर वाज़ेह जी। फौजी बरतरी हासिल नहीं कर सकते, डिप्लोमेसी के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए बाकायदा कोई फतेह डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो उनको भी और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, खुसूसन इजरायलीज और यहाँ जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, उनको भी यही सूट करता है कि वो थोड़े दिनों में जाकर वहाँ जी। बमबारी करते रहें और वहाँ का फैज़ जो भाई, गाज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह गाज़ा से करते रहें। मुताल्लिक क्या कोई पेशरफ्त हुई है वहाँ? अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वैसे तो हमले हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, लेकिन इत्तलात ये थी बिल्कुल। कि कोई कोशिश की जा रही है बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू, वहाँ टेक्नोक्रेट कोई गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें लूप में ले लिया गया है हमास को, जिससे बाहर है हिजबुल्ला को अनाम किया जाएगा और इस तरह अमन लाया जाएगा। तो और कोई पेशरफ्त हुई है इस सिलसिले में? देखिए ज़ोहैब, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ज़ाहिर है इसका ईरान के जो इस पूरी जो क़ज़िया चल रहा है इससे भी ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, राइट? अब जो बात बहुत अहम एक बात हुई कि यहाँ पर ट्रंप साहब ने बाकायदा ऐलान किया कि जो बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए उन्होंने हमास को डिसआर्म करने का माहिदा कर लिया है, और हमास ने उस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है, और उसकी तस्दीक हमास की लीडरशिप ने, खुसूसन उनकी जो स्पोक्स पर्सन है हमाद, जो कि काहिरा में बैठे हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो में उसकी तस्दीक भी की कि हाँ, तैयारों ने ये भी कहा कि बड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन हम फ़लस्तीनी अवाम के वसी तर मफाद में ये फैसला कर रहे हैं। एक बात जो उन्होंने बहुत अहम कही हमास के स्पोक्स पर्सन ने, वो ये बात थी कि ये जो डिसआर्मिंग होगी ये ग्रेजुअल होगी और कंडीशनल होगी, यानी एक ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट हम तमाम हथियार जमा करा देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कंडीशनल होगी, जैसे जैसे इजराइल हमारी बात वो शराइत मानता रहेगा, हम डिसआर्म होते रहेंगे। तीसरी बहुत अहम बात ये थी कि ये जो आर्म्स हम देंगे ये इजराइल को नहीं देंगे, बल्कि फ़लस्तीनियों की एक नेशनल कमेटी बनेगी जिनके हवाले ये हथियार किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी डील है हमास के लिए और खुसूसन फ़लस्तीनियों के लिए कि वहाँ बिल्कुल, एक अब अमन देखना उसके यह है कि इस ज़रिए डील होगा। पर अमल होता है। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान भाई, आपने वक्त दिया हमें, और वक्त कैसे निकल नहीं चलता आपके साथ बात करते हुए। तो राइज़ एंड शाइन में एक अपने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाना नहीं है आपने। नमस्कार। आबिद ने ऐसे तौक़े गिरां बार काट दी, साये ने जैसे धूप की दीवार काट दी। देखा बवक्ते अस्र ये सूरज ने मौजज़ा, प्यासे गले ने शिम्र की तलवार काट दी। और एक बेअदब ने नाम जो ज़ैनब का ले लिया, ज़ैनब ने उसकी क़ुव्वत गुफ्तार काट दी। आज शुहदाए करबला को याद किया जा रहा है। चेहलुम इमाम हुसैन है और उनके रुफ़क़ा का चेहलुम है। बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ ये मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ़ छोटे बड़े इलाक़ों में, शहरों में, ज़िलों में जुलूसों का एहतमाम किया गया है। आज़ादारान इमाम ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं, मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में भी जो मरकज़ी जुलूस है वो बरामद होगा, निश्तर पार्क से बरामद होगा, और तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब ये जुलूस बरामद होगा। जुलूस की गुज़रगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर रखकर बंद किए गए हैं, और इसके साथ साथ शाहराह कायदीन से थोड़ा सा ट्रैफिक प्लान आपको बताते हैं, क्योंकि जो कम्यूट करना चाह रहे हैं तो उनको ज़रा पता होनी चाहिए चीज़ें। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड और पीपल्स चौरंगी की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ हसन स्क्वायर से जो आने वाली ट्रैफिक है वो शाहराह कायदीन, सोसाइटी सिग्नल और 3 अट्टी के रास्ते लसबेला चौक जा सकेगी। फिर नाज़माबाद से जो ट्रैफिक आ रहा है वो लसबेला गार्डन और निश्तर रोड के ज़रिए अपनी मंजिल की जानिब रवाना होगा। शाहराह फैसल से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको सोसाइटी सिग्नल के ज़रिए कश्मीर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा, और सदर से टावर जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको प्रीडी स्ट्रीट और आई चुंदीगढ़ रोड की तरफ भेजा जाएगा। तो ये रूट बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है कि जितना हो सके इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कौन याद नहीं करता। कहते हैं ना कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है।
इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और ना अब कभी हक़ व बातिल में राब्ता होगा। हुसैन इब्न अली दरमियान से गुज़रे हैं। हुसैन इब्न अली हक़ की वो आवाज़ हैं जिसकी वजह से हक़ और बातिल की तफरीक़ हुई, जिसकी वजह से पता चला कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, हक़ का रास्ता क्या है। मुश्किल है, दुश्वार गुज़ार है, कांटों भरा रास्ता है, लेकिन हक़ का रास्ता है। यही अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदों का रास्ता है, यही उन हस्तियों का रास्ता है जिनके पीछे चलते हुए जिस जन्नत के आप तलबगार हैं, वो जन्नत आपको हासिल होगी और आप इस दुनिया को भी जन्नत बना सकेंगे। इन्हीं लोगों की ये मशअल राह हैं ये लोग हमारे लिए। इन्हीं लोगों के उसवाए हसना को फॉलो करते हुए इस जन्नत को भी हम गुलजार बना देंगे। इंसानियत का पैगाम जो इस्लाम ने दिया, जो दीन ने दिया, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से, उन्हीं की हिदायत के सदक़े से, उन्हीं की हिदायत के ज़रिए से हमें मिलना है। तो आज अक़ीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की क़ुरबानी। वेलकम बैक। अब ज़रा वो कहते हैं ना कि नॉस्टैल्जिया, आप जब पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं ना, तो उसमें से उन यादों में, हमारे बचपन की यादों में भी एक ऐसा ड्रामा जो इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, और पहली दफ़ा हमने अलिफ लैला, बहुत पहले का था अलिफ लैला। अलिफ लैला के बाद फिर आया था ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन के जो कैरेक्टर्स थे और जिस तरीके से, मैं कहता हूँ बच्चे क्या बड़े भी देख रहे होते थे, वो हमसे बड़े जो होते थे वो भी देख रहे होते थे और बहुत इंजॉय करते थे। और उनके कैरेक्टर्स की अभी तक जो पंच लाइन है वो सबको याद है। वो तू चुड़ैल नहीं, तू डैन है, तू मेरी प्यारी बहन है ये इस तरह के। और फिर एक था वो, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। फिर नस्तूर जादूगर सबको याद, नस्तूर जिन सबको याद है। हामून जादूगर, बिल बतौड़ी, नासा चौड़ी, अद्धी बिट्टी अद्धी कौड़ी, तो ये सारे कैरेक्टर सबको याद है। और बहुत सबने, यानी प्राइम मिनिस्टर के बच्चों से लेके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन आसिफा, ये भी देखा करते थे ऐनक वाला जिन, और सारे आम बच्चे, ख़ास बच्चे सब। क्योंकि उस वक्त तो देखिए एनिमेशंस वगैरह नहीं थी, और उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया नहीं आया था, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था। तो एक बड़ी नई सी चीज़ थी, एक ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी कहानी थी, और उस बेहतरीन कहानी से सब महजूज़ होते थे ऐनक वाला जिन से। अच्छा हुआ ये है कि ऐनक वाला जिन का रीमेक भी बनाया गया, उसमें फिर उसको एक ड्रामा भी ऐनक वाला जिन के नाम से आया, लेकिन वो पॉपुलैरिटी उसको मिल नहीं सकी जो ओरिजिनल ऐनक वाला जिन था, जिसको सब देखते। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था। यानी पीटीवी के अगर ड्रामों में एक लिस्ट बनाई जाए 10 ड्रामों की या 15 ड्रामों की, तो उसमें ऐनक वाला जिन ज़रूर आएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। अच्छा, उसमें हुआ ये है कि हफीज़ ताहिर साहब जो कि टीवी प्रोड्यूसर है, जाने माने डायरेक्टर हैं, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, हफीज़ ताहिर को बड़ी तशवीश है इस बात पर कि ऐनक वाला जिन का एनिमेटेड वर्जन अभी जारी किया, उसके प्रोमोज जारी किए गए, उसकी झलकियाँ जारी की हैं। तो हफीज़ ताहिर साहब ये कहते हैं कि उन्हें ये एनिमेटेड वर्जन देख के, उसके नाक़िस मयार को देख के बड़े गहरे दुख का उन्होंने और गुस्से का उन्होंने इज़हार किया है। और उन्होंने कहा कि उनके असल तसव्वुर को, जो उनका असल कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, जिसके तहत ऐनक वाला जिन बना था, उसको उसकी इजाज़त लिए बग़ैर उसको इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया। तो बहुत ज़्यादा नाला है वो। तो हमने कहा कि चलें उनसे ही बात करते हैं, हफीज़ साहब से, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं, क्या आपको क्यों लूप में नहीं दिया गया, और क्या इससे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, और एनिमेटेड वर्जन ही बनाना ज़रूरी था या फिर इसका रीमेक या उसका सीक्वल बनाना था। और खैर बहुत सी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उसमें नज़में भी हैं। नज़मों की एक बुक है इश्क आखिरी, और उसमें 99 नज़में हैं। तो खैर बड़ा नाम है और बहुत लोग जानते हैं हफीज़ साहब को। हमारे साथ हैं इस वक्त राइज़ एंड शाइन पे, हिस्सा है हमारे शो का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हफीज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं जनाब आली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपको सर के किस बात पे गुस्सा आ रहा है और क्यों आप नाला हैं? एनिमेटेड वर्जन है भाई, दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की करते हुए एनिमेशंस भी आएंगी और मज़ीद टेक्नोलॉजी उस पर इस्तेमाल की जाएगी। आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस पर? बात ये है कि दुनिया भर में, एक तो पहली बात तो ये है कि ये एनिमेटेड नहीं है, ये AI जनरेटेड वर्जन उन्होंने बनाया। तो और वो बड़ा फख्र से कहते हैं कि हमने साउथ एशिया में पहला एनिमेटेड वर्जन बनाया है, कोई फिल्म बनाई है किसी ने। तो पहला एतराज़ तो ये है कि मैं जिंदा हूँ, मौजूद हूँ,
मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने इसे सोचा, मैंने इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया और मैंने इसका नाम रखा, इसके मैंने कैरेक्टर क्रिएट किए और फिर ए हमीद साहब से हमने इसको लिखवाया टेलीस्केप और इसने सुपर हिट हुआ। 3 साल एक दफ़ा चला, फिर 3 साल रिपीट हुआ, फिर 3 साल रिपीट हुआ, वो चलता रहता है। अभी भी ये पीटीवी डिजिटल पे मौजूद है, उनका जो चैनल है यूट्यूब पे पीटीवी का, और मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं। इतनी पॉपुलर चीज़ को उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, मुझे बताए बगैर उठा लिया। मैं तो इसे कहता हूँ कि जैसे हम अखबारों में आप लोग पढ़ते होंगे कि दिन दहाड़े डाका, और अंग्रेजी में कहते हैं डे लाइट रॉबरी। अब चेक करें कि नहीं, क्या क्यों ऐसा क्यों किया बात है। ऐसा क्यों किया होगा मुमकिन तौर पे? देखें, पूरी दुनिया में हर चीज के एथिक्स होते हैं और हर चीज और एथिकल ग्राउंड तो एक है, दूसरा है इसकी टेक्निकल ग्राउंड और तीसरी है इसकी मॉरल ग्राउंड और चौथी है इसकी कॉपीराइट ग्राउंड। पीटीवी ने ठीक है इसको पैसे दिए, फाइनेंस किया, लेकिन बेसिकली ये सब कुछ तो मेरा है ना, क्रिएटिविटी तो मेरी है ना, तो इसलिए उन्हें चाहिए था कि वो पहले मुझसे पूछते, मुझे इसमें इन्वॉल्व करते और मुझे बताते कि जनाब हम ये बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक अच्छी बेहतरीन स्टोरी लाइन देता और उनके साथ मिलके बनाता, कुछ मुझे उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी होता। यानी हाँ, मॉनेटरी भी होता, और आप ये कह रहे हैं कि उसको आप भी वक्त के तकाजों के मुताबिक आप उसको चेंज करते, तब्दीली करते, और क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका है आपने इसको बदलते। सही सही। और मैंने तो यहाँ तक, मुझे एक साहब ने बताया ये कोई फिल्म है द लिटिल प्रिंस, पुरानी बड़ी क्लासिक एनिमेटेड फिल्म है, तो उसमें से भी उन्होंने काफी चीजें उठाई हैं अपने इस फिल्म के लिए। तो ये वो मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे अभी एक बड़ी ऑथेंटिक शख्स ने बताया, तो उस शख्स ने मुझे ये भी कहा है कि मैं आपको यूएसबी भी दूंगा और आप दोनों फिल्में चला के देख लीजिएगा। तो इस तरह की जो चीज है ये हरगिज़ अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर अटेम्प्ट हो ही गई थी तो कम से कम इसकी क्वालिटी का तो ख्याल रखते नहीं। लेकिन मुझे पता है इस बात पे भी जरा थोड़ा सा डाउट है कि यानी ये कितना अरसा हो गया है नकवाला जिनको बने हुए हैं, और जितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा, तो आपको कोई रॉयल्टीज इसकी मिलती थी, या उस वक्त कोई लीगल कोई ऐसा पेपर आपने साइन किया था कि जिसमें राइट्स आपके हों और आपसे रब्ता किया? नहीं, उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऐसा रिवाज ही नहीं था, बस आपने लिख दिया, अप्रिसिएशन मिली, चाय का कप आपने पिया, थोड़े बहुत पैसे मिले और उसके बाद जी काम आगे चल गया, ऐसे ही था पहले? बस ये कि हम तो तनख्वाह पे काम करते थे, तो पीटीवी के यहाँ रॉयल्टी देने का कोई रिवाज नहीं है। वरना अगर हम दूसरों को, जिन लोगों ने बड़े हिट प्रोग्राम किए, अगर हम लोग रॉयल्टी ले रहे होते और हमें रॉयल्टी पीटीवी दे रहा होता, तो हम तो, और अगर हम यूरोप में होते, अमेरिका में होते और वहाँ मैं एक ऐसा ड्रामा प्रोड्यूस करता, तो मुझे उसके बाद पूरी जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बट इन दिस वर्ल्ड जहाँ के हकदार को हक नहीं मिलता, तो वहाँ पे हमें भी हक नहीं मिला, और हम अभी तक एफर्ट में, कोशिश में हैं। अभी सर मुझे इसके बाद क्यों आपने कोई ऐसा ड्रामा नहीं हिट हुआ, या तो पीटीवी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया या किसी और प्राइवेट मीडिया ने नहीं लिया? इतनी ज़बरदस्त तहरीर आपने की, कैरेक्टर्स आपने बिल्कुल नए इंट्रोड्यूस कराए, ऐनक वाला जिनके बाद क्यों नहीं कुछ हो सका ऐसा? किसी और चैनल ने क्यों नहीं किया? किसी और चैनल ने, या आपने ही कोई ऐसी तहरीर हो आपकी कि जिसकी वजह से कोई ऐसे? नहीं, मैंने, देखिए, मैं इसका राइटर नहीं, राइटर इसके हमीद साहब थे। मेरा कॉन्सेप्ट है और मेरा आइडिया है और मेरा नाम है। तो बात ये है कि उसके बाद हमने ऐनक वाला एजेंट 2 भी पीटीवी ने बनाया था, वो उसका डायरेक्टर भी मैं ही था और उसका आइडिया भी मैंने ही दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना हमारे चैनल पे, ना पूरे पाकिस्तान में किसी और चैनल पे। तो लीगली कोई आपके पास है इस वक्त कोई रास्ता, कोई वेन्यू, या फिर नहीं है? बिल्कुल आप सिर्फ मॉरलिटी की बात कर रहे हैं? ये मैंने वकील से बात की है और वकील इसकी सारी पॉसिबिलिटीज देख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं किसी और लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन को खत लिखे हैं और देखिए उसका क्या जवाब आता है। डायरेक्टर प्रोग्राम मेल किए, अब मैं आज मैनेजिंग डायरेक्टर को मेल करूँगा, देखें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से भी रब्ता कायम करूँगा। मैं आपसे पूछ रहा था
कि आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी, कहीं कुछ देखा था हॉलीवुड में, इधर उधर पूरी दुनिया में? अक्सर होता है ना कि लोग छापे भी उस ज़माने बड़े लगते थे और लोगों को पता नहीं होता था कि भाई 80s में 90s में मूवीज़ बिल्कुल एज इट इज छाप के बना दी जाती थी, लेकिन क्योंकि लोगों का एक्सेस नहीं था, पता नहीं होता था। तो आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी इन कैरेक्टर्स की या खुद ही क्रिएट किए, कैसे हुआ है? कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। आई हैवंट सीन सच अ थिंग, आई हैडंट सीन सच अ थिंग बिफोर थिंकिंग ऑफ इट। ये बिल्कुल एक इल्हाम की तरह मेरे ज़हन पे आया था कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि मैं जब प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर जब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे जो सीनियर प्रोड्यूसर थे और मुझे ड्रामा प्रोड्यूस नहीं करने देते थे, क्योंकि मैं तो ड्रामा प्रोड्यूस करने गया था। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों का प्रोग्राम कोई करना नहीं चाहता तो मुझे वहाँ पर टारगेट करना चाहिए। तो फिर मैंने इस आइडिया को सोचा, एक फैंटेसी बनाते हैं जो इससे पहले कभी नहीं बनी, कि जिन आकर इंसानों के दरमियान रहे और उनके दरमियान रहे और फिर उनके इंटरेक्शन से सिचुएशंस पैदा हों, ह्यूमरस भी और फैंटेसी की भी, फिर उसमें जादूगर भी आए, फिर उसमें खलाई मखलूक एलियंस भी आए, उसमें साइंस फिक्शन भी शामिल था। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। इट वाज अ वेरी वेरी ओरिजिनल आइडिया। और ये बिल इससे बतौड़ी का पहले इसका मॉडल ही कोई किरदार नहीं था। और फिर उसका भाई और वो सारी ये कहाँ से सोचा था? और फिर उसके लिए कास्टिंग कि किसको लेना है भाई इस कैरेक्टर के लिए, हामून जादूगर के लिए कौन फिट होगा, और इतना बेहतरीन जैसे इन्हीं के लिए बना है किरदार, ऐसी कास्टिंग? हाँ, बस ये अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में चीज़ें डाली और खुदा की मेहरबानी से मैंने जो भी कास्टिंग की, जिस शख्स को भी जिस जगह कास्ट किया वो हिट हो गया। खुदा की बहुत मेहरबानी। ये डायलॉग खास तौर पे वो जो था, कॉम ऑन कैच मी इफ यू कैन, और फिर बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, तू चुड़ैल नहीं तू डैन है, तू मेरी प्यारी बहन है। ये क्या था? जी ये जो बनते थे ये हम मिलजुल के बनाते थे। कुछ एक्टर इम्प्रोवाइज करते थे, कुछ राइटर लिखता था, कुछ मैं सजेस्ट करता था। ये मिलजुल के सारा काम। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? हाँ जी, किसको खाऊं। तो इस तरह इसको मैंने किया और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये भी था कि एआई से जो भी चीज़ें बनाई जाएं उनको रेगुलेट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसलिए कोई रेगुलेशन नहीं है कि जिसका जब भी चाहे कुछ भी उठा के कुछ भी बना दें, ठीक है ना? सही। और मुझे तो यूँ लगता है कि इस फिल्म को बनने के बाद किसी ने सेंसर ही नहीं किया, किसी ने इसकी क्वालिटी को चेक ही नहीं किया। जिन लोगों ने मतलब इवन पाकिस्तान टेलीविजन ने अगर इसका मीडिया पार्टनर है तो उनको चाहिए था ना इसकी क्वालिटी एक दफा देख लेते, और ये तो देख लेते कि कहीं द लिटिल प्रिंस से तो इंस्पायर्ड नहीं है और हमारे जो नाम है, इकॉनिक नाम है, उसको किसी ने खराब तो नहीं किया, हालांकि उन्होंने खराब किया। और ये मैंने उसके प्रोड्यूसर से खुद भी बात की तो ये आपने क्या किया। यानी कोई ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपका नहीं था? वरना पूरी दुनिया में तो कॉन्सेप्ट के बड़े पैसे होते हैं और जिसका कॉन्सेप्ट होता है उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, उसको पैसे देना। इसकी बात नहीं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आईटी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना? पाकिस्तान में एक अदारा है जिससे आप आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मुझे 1 साल तो जवाब ही नहीं दिया, फिर अगले साल एक जवाब आया, फिर मैं उसको 3 साल तो उस काम को हो गए, 4 साल उन्होंने लगा दिए, तो आदमी कागरसी कहाँ करेगा। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ उस वक्त उसमें ये लिखा था कॉन्सेप्ट बाय हफीज ताहिर, जब आपका उस वक्त यानी ड्रामा बन रहा था। हुजूर आप कोई भी एपिसोड उठा के देखें, उसके एपिसोड के शुरू में लिखा हो कंसीव्ड बाय हफीज ताहिर एंड डायरेक्टेड बाय हफीज ताहिर। सही है। तो इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हफीज भाई उस वक्त जब ये पॉपुलर हुआ ड्रामा, आपको तवक्कुआत थी कि इतना पॉपुलर हो जाएगा? फिर ये बात प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंची और जी ये मुझे यकीन था कि पॉपुलर होगा, लेकिन इतना होगा ये नहीं मालूम था। ये अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की है और पाकिस्तान की पब्लिक ने। और हाँ, एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये जो है ना, ये मूवी ये सिर्फ मेरे साथ होगा नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज के साथ है कि जो बच्चे इसको देखते हुए जवान हुए उनके साथ भी धोखा किया हम सब से। और ये उस जमाने में आपसे राब्ता हुआ, कोई अभी राब्ता किया? क्योंकि देखे ना वो यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे हमें तो ये पता चलता था कि भाई बीबी शहीद के बेटे बिलावल वो भी इस शो को पसंद करते थे, फिर उनकी बहन भी पसंद करती थी, फिर कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से राब्ता भी हुआ। ये भी हमने सुना कि इसकी एपिसोड्स बढ़ाने का भी कहा गया
कि क्योंकि ये उनको नहीं, पसंद ये बातें बिल्कुल सही हैं, ये बातें बिल्कुल सही हैं। ऐसा ही हुआ। कैसे हुआ? यानी वो क्या हुआ था, कॉल आई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैनेजमेंट को कहा गया कि इसको चलने दें, इसको करने दें, इसको होने दें। तो मैनेजमेंट ने मुझे कह दिया, क्योंकि हम तो प्रोड्यूसर थे ना, तो हमें तो लिखा हुआ आता था ना कि हर 3 महीने के बाद एक आता था कि इट इज एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स, इस तरह होता था। और कोई अंदाजा है कि लेकिन कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा इस ड्रामे की वजह से? करोड़ों, उस जमाने में करोड़ों। और एक ईपी पे कितना खर्चा आता होगा, एक टेंटेटिव आइडिया? वो बहुत कोई खास खर्चा नहीं था, बस लाख 1.5 लाख। सही है। वैसे मुझे ये भी बड़ी अफसोस हुआ इस चीज़ को भी देखे कि इसके जो कैरेक्टर्स थे ना वो भी काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने देखी है, उसके ड्रामे के बाद भी इवन काम नहीं मिलता, बहुत शिकवे गिले किए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ भी आप कह रहे हैं कि इस तरह हुआ? इसमें देखें, एक तो इसको उस जमाने में चेक बहुत कम छोटा मिलता था, ठीक है। उसके बाद इन एक्टरों ने अपनी शोहरत को, अपनी फेम को प्रॉपर तरीके से कैश नहीं कराया, क्योंकि ये चंद एक को छोड़ के ज्यादातर कम तालीम याफ्ता थे, तो ये छोटे मोटे शोज करके थोड़े पैसे कमाते थे और इसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। ये उनका अपना कसूर। सही है। तो आगे क्या प्लान है थैंक यू हफीज भाई? आगे मेरे प्लान्स आगे प्लानिंग में तो बहुत कुछ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे। एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने का इरादा है। मेरा बेटा अभी आया बाहर से मास्टर्स करके फिल्म मेकिंग में, हमजा सिंह ताहिर, उसको लक्ष्य अवार्ड मिल चुका है माशाल्लाह। तो वो मैं और मेरा बेटा मिलकर। क्या नाम है सर आपके बेटे का? हमजा बिन ताहिर। हमजा बिन ताहिर, ठीक है। तो बस फिर क्या मसला है, खुद ही प्रोड्यूस करें, फिल्म बनाएं अपनी और दुनिया को दिखाएं इंशाल्लाह कि भाई ये हैं हफीज ताहिर साहब। सही है। और जनाब ये है वो किताब जिसका आप जिक्र करते हैं। जी ये किताब आपकी बिल्कुल दिखाई है। आजकल तो किताब से ताल्लुक ही खत्म हो गया, कुछ दोस्ती खत्म हो गई है बच्चों की, बड़ों की। जमाना ऐसा ही है, क्या है ना? लेकिन कोई बात नहीं, किताब जिंदा रहेगी। किताब जिंदा रहेगी। क्या बात है, क्या और कुछ सुनाएं अपनी किताब से हफीज भाई, कोई आपको जो पसंद हो अपनी किताब से कोई नज़्म सुनाएं। अच्छा, नज़्म सुनाओ। अच्छा सुनाओ। नहीं, इसका नाम है नहीं मुमकिन। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तुम आओ तो मौसीकी का मंतर शहर दिल में शायरी का रंग ना भर दे। हमारे इश्क के खुशबू जमाने लौट ना आए। वाह वाह। दिली बेताबियों के खुशनुमा पर तुम न लहरा। नहीं, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। वाह वाह। हमारी जितनी यादें हैं मोहब्बत के जमाने की, हाँ। वो फिर से जगमगा कर हिजर की तारीकियों में नूर ना भरते। वाह। वो फिर से जगमगा कर हिजर की तारीकियों में नूर ना भरते। सदाएं इश्क के इजहार की दीवारों पर को दूर ना करते। वाह वाह। नहीं, ये वो नहीं होने। क्या ख्याल है, वाह वाह। कि तुम आओ तो मेरी जान पे गालिब में अजली हुस्न ना दहके। तुम्हारे खुश लबों की आतिश ये मौहूम ना दहके। जो मेरी जात में एक मारिफत का इश्क है वो तुम्हारी जात के शुभ लफ्ज से सौबार ना महके। वाह वाह। नहीं, ये हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या ख्याल है, जबरदस्त। ये फिर मैंने वैसे मैं इस बात का इकरार करूँ, मैंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन अब मैं जरूर लूंगा ये क्योंकि हमने थोड़ा बहुत इससे शेरो शायरी से शगफ है, और फैज साहब को, फराज साहब को और हबीब जालिब साहब को ज़रा सुना है, थोड़ा पढ़ा है। तो अभी ये जो दौरे हाजिर के शो रहा है ना, ये जरा समझ में नहीं आता है। और आज हफीज ताहिर को भी सुन लिया। सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, और उम्मीद यही है कि आपको यकीनन ये और आपसे बातचीत होगी और इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। देखें, मॉडिफाई यानी किसी चीज़ को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिन्होंने इनिशिएट किया है किसी चीज़ को, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई राइटर है इस तरह के, उनको क्रेडिट भी देना चाहिए और उनको साथ लेकर चलना चाहिए। यही तो बात है ना। वक्त आगे बढ़ता जा रहा है,
इंसान वही है जो पीछे रह जाए उनको अपने साथ मिलाए, जो गिर जाए उनका हाथ पकड़ के अपने साथ चलाए। ये दौड़ जो है ना वो वाली नहीं है दौड़ कि जो गिर गया वो गिर गया और जो भाग के बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। इंसान और जानवर में ये बुनियादी फ़र्क है, ये बुनियादी फ़र्क याद रखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइए। ये जो होता है ना हाथ में, अक्सर आप देखते हैं ये हाथ में वाटर बॉटल होती है आपने, और ये स्टेटस सिंबल होता है। ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है यार। हम तो देखें कंटेमिनेटेड वाटर, हम तो ये डिस्टिल्ड वाटर अपने साथ रखते हैं। ये बॉटल है, ये देखें, हम तो ऐसा पानी नहीं पीते, गंदा पानी नहीं पीते। ये जो बॉटल है, न सिर्फ ये बॉटल बल्कि ये प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक सिर्फ बॉटल में नहीं है। प्लास्टिक की आपको प्लेट्स मिलेंगी, प्लास्टिक के आपको चमचे मिलेंगे, प्लास्टिक की आपको क्रॉकरी मिलेगी। प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। पॉलीथीन बैग्स भी तो प्लास्टिक ही है ना, और इसके खिलाफ कैंपेन भी सिंध हुकूमत की तरफ से चलाई गई थी कि प्लास्टिक बैग्स का खात्मा होगा। उसकी एक वजह है, इंतहाई मुज़िर सेहत है ये प्लास्टिक, और इसको जो आपने अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लिया है ना, रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लिया। आप प्लास्टिक की प्लेट्स को आप माइक्रोवेव करते हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं, आप प्लास्टिक की प्लेट्स रख के। बच्चों की बॉटल्स, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो बॉटल्स लेके जाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स। बच्चे टिफ़िन्स लेके जाते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन्स। अच्छा, प्लास्टिक के भी कुछ मयार है ना, ये लोकली मेड बिल्कुल प्लास्टिक के टिफ़िन्स और बॉटल्स, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी है में आते हैं और इंसान महंगी चीज़ें नहीं बढ़ता, लेकिन ये कि BPA अप्रूव क्या है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, BPA अप्रूव अगर होगी तो फिर वो आपके क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होगी, ये भी एक मसला मसाइल है ना। लेकिन प्लास्टिक अपनी जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका इस्तेमाल डेंजरस है। प्लास्टिक किसी भी सूरत डाइल्यूट यानी ख़त्म नहीं होता। आप जला दें प्लास्टिक को, वो कोई और फॉर्म इख्तियार कर लेगा, लेकिन वो माहौल से कहीं ख़त्म नहीं होगी। प्लास्टिक किसी जगह दबा दें आप प्लास्टिक को, साल 10 साल 20 साल 15 साल बाद भी वो प्लास्टिक अपनी जगह मौजूद रहेगी। और हम तो हर चीज़, ग्रोसरी हमारी प्लास्टिक में आ रही है, हमारे फ्रूट्स प्लास्टिक में आ रहे हैं, हमारे वो जो कटे हुए फ्रूट के स्लाइसेस होते हैं वो आपको प्लास्टिक के अंदर मिल रहे हैं, फिर रीयूज़ कर रहे हैं आप। ये जो बॉटल मैंने कहा, एक बार आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपने डिस्पोज ऑफ कर दी, ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही बहुत सी जगह। इसमें आप कभी तेल रखते हैं बालों वाला, कभी हड्डियों का तेल रखते हैं, कभी इसको रीयूज़ करते हैं धोने के बाद। यार पानी नहीं है, पानी की बोतल नहीं है यार, बाहर जा रहे हैं, फ़ौरन उसको धोया थोड़ा सा, और धोने के बाद आपने दोबारा से भर के ले गए। आप बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो इन बॉटल्स को आप दोबारा से रीयूज़ करके लेके जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि ये कैंसर का बाइस बन रही है। रोम यानी इटली में ये रिसर्च हुई है और उसमें इंकशाफ हुआ है कि प्लास्टिक के इंतहाई बारीक ज़रात इंसानी खून के जरिए दिल की शरियानों तक पहुंच रहे हैं और हार्ट अटैक का बाइस बन रहा है। तहकीक के मुताबिक शदीद हार्ट अटैक के शिकार तकरीबन 84% मरीजों के खून में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के ज़रात पाए गए हैं। लेकिन माहिरीन ने यह भी वाज़ेह किया कि इस तहकीक से साबित नहीं होता है कि प्लास्टिक के ज़रात बराह रास्त दिल के दौरे का सबब बन रहे हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिक कितनी ख़तरनाक है, ये पॉइजनस है, ये हम ज़रा जानेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर बशीर हनीफ साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर बताइए कितना ये डेंजरस है, और ये मतलब हर हाउस होल्ड में एक ऐसा हो गया काम कि जैसे इसको हम फील भी नहीं कर रहे। प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कितना ख़तरनाक है ये इंसानी जान के लिए? है, डेफिनेटली ये तो मल्टीपल दूसरे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके बारे में जैसे आपने बात की, कैंसर्स और बाकी चीज़ों में तो डेफिनेटली इससे पहले काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अभी ये रिसेंटली जो है हार्ट के हवाले से जो है ये जो स्टडी आई है, ऑल्दो कि ये नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत थोड़े थे, कोई 81-82 पेशेंट्स थे जिनको उन्होंने स्टडी किया और बेसिकली ये किया कि दिल की खून की नालियों में से ब्लड लेके और उनको एनालाइज किया और उसमें देखा, उसमें से जो है तकरीबन 20-22 मरीज जो थे वो थे जिनको हार्ट अटैक हो रहा था, और 20-22 वो थे जिनको चेस्ट पेन होता था, एंजाइना था, और 20-22 वो थे जो बिल्कुल उनको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसमें देखा गया कि जब उनको एनालाइज किया गया तो उसमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स के जो स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल लेस देन 1 माइक्रोमीटर और लेस देन 5 नैनोमीटर जो हैं वो बेसिकली पार्टिकल को देखा गया। तो उसमें ये पाया गया कि मोस्टली जो जिनको हार्ट अटैक हुआ था, जो 20 मरीज उन्होंने लिए थे,
उसमें 84% जो वो हार्ट अटैक के मरीज थे उनमें जो है वो नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक्स के जो है वो पार्टिकल्स मौजूद थे। तो उससे ये बेसिकली नतीजा हासिल किया गया कि ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब ये कि हार्ट अटैक और ये उससे वो पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्लास्टिक्स हैं ये हार्ट अटैक करने में वो मददगार साबित हो रहे हों। और उसका जो बेसिकली मैकेनिज्म जो पोस्टुलेट किया गया वो यही था कि इसकी वजह से बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन होती है प्लैक में, और वो प्लैक रप्चर होता है और फिर क्लॉट वहां पे बन जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। एंड these may be contributing to the heart attack। सब मुझे बताएं कि ये जो ये पार्टिकल्स, अच्छा हाँ दूसरा बताएं पहले फिर उसके बाद। जी सॉरी, फरमाइए आप बताइए। में जो है ना उसमें ये दो चीजें और साथ में चेक की गई थी कि जो लोग स्मोकर थे और फिर उनका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है वो सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं एनवायरमेंट में वो पोल्यूशन को डिटरमिन करने के, तो जहाँ पे हाई पोल्यूशन थी उनको भी लिया गया। और इस स्टडी का मजीद ये देखा गया कि जो लोग स्मोकर्स थे और जो हाईली पोल्यूटेड एरिया में रह रहे थे उनमें ये रिस्क कई गुना ज्यादा हो गया था हार्ट अटैक का और ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स का। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी आपने जैसे बात की कि बॉटल्स हैं प्लास्टिक की और जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक का, और फिर इनको जब हम फेंक देते हैं ऐसे ही और फिर इनको जलाया जाता है और उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि इसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। सर लेकिन ये जो पार्टिकल्स की आपने बात की, ये जो आपने कहा कि ये पार्टिकल्स अंदर जाते हैं बॉडी, ये यानी सबसे ज्यादा किस जरिए से आते हैं? ये हाउस होल्ड में जो हम प्लास्टिक की बॉटल्स यूज कर रहे हैं, बच्चों के टिफिन्स हैं, खाने की प्लेट्स हैं, माइक्रोवेव में हम रख देते हैं डिस्पोजेबल, इनकी वजह से सबसे ज्यादा जा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली उसकी वजह से भी हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो प्रॉब्ली एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है कि एनवायरनमेंट में जो है ना ये जब हम आपने बताया कि जब ये इनको कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते और हमारे यहाँ अक्सर जो है वो जो कूड़ा करकट होता है वो सारा जलाया जाता है और उससे जो फ्यूम्स और ये सारी चीज़ें फिर आबो हवा में जाके और वो पोल्यूशन बढ़ा देते हैं, वो एक फैक्टर है। और डेफिनेटली इनको जब इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स खाने पीने के, जैसे आपने बताया प्लेटों में और या बॉटल्स हैं, ड्रिंक्स हैं, सारी हमारी ये प्लास्टिक की बॉटल्स में आती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल हैं। तो इसमें जो है दोनों चीज़ें बेसिकली इसका नतीजा ये निकाला गया कि एक तो डायरेक्ट प्लास्टिक जो आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से भी, और फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से भी वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे सांस की नाली में और फिर वहाँ से ब्लड में एंटर होकर तो ये प्रॉब्लम करते हैं दोनों चीजें। अच्छा, और रीयूज इसका कितना डेडली हो जाता है? ये भी होता है ना, हमारी प्रैक्टिस है हम इन बॉटल्स को दोबारा यूज करते हैं डिस्पोजेबल। जी डेफिनेटली, जितना उसको रीयूज करेंगे उसका प्रोसेस जो है वो मजीद खराब होता जाएगा और उससे मजीद कंटेमिनेशन और ये नैनो और माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो बॉडी में जाने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो फिर तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब ये तो इंतजामिया का ही किरदार आ गया इसके अंदर, क्योंकि हम इस्तेमाल कैसे बंद करेंगे जब अवेलेबिलिटी है और हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग में अगर अवेलेबल है तो उसी में लेके आएंगे ना, वरना कैसे लाएंगे हम? देखिए आप बहुत सी कंट्रीज में आप देखें, यूएस वगैरह में भी जाएं या यूरोप में भी कई जगहों पे जो है उन्होंने प्लास्टिक्स जो है वो बैन कर दिए हैं और आपको पेपर के बैग्स में चीजें जो है वो मिल रही होती हैं। और इवन जो ये बॉटल्स हैं पानी की या जो दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको भी जो है वो बेसिकली प्लास्टिक से हटा के ग्लास और दूसरी चीजों में वो किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली हमें जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अवेलेबल है इजीली, और ये देखें ना प्लास्टिक आप पूरे शहर में कराची में चले जाएं तो हर तरफ ही सड़कों पे जगह जगह पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता है और उसमें जो है वो प्लास्टिक बैग सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। और ये जैसे आपने भी बताया कि ये खत्म नहीं होते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे और उसकी वजह से जब जलाएंगे या खत्म करने के लिए तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ेगी और वो प्रॉब्लम बढ़ती अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, बीपी अप्रूव जो है या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करती हुई जो प्लास्टिक है कोई एग्जिस्ट करती है ऐसी चीज? पहले तो ये बताएं। नहीं देखिए यही चीज रिकॉग्नाइज की गई और ये जो स्टडी भी है ये पाकिस्तान में नहीं हुई है, इंटरनेशनली हुई है, जहाँ पे कि वो प्लास्टिक ऑब्वियसली वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूज कर रहे हैं एंड स्टिल जो है ये ब्लड के अंदर जो है वो पाया गया। सही है। तो फिर इस्तेमाल क्या शीशे की बोतल? अब प्रॉब्लम ही है ना वालिदैन के लिए कि बच्चों को अगर टिफिन देना है तो वो प्लास्टिक ही देना, ऑब्वियसली चाहे महंगा ले लें लेकिन देना तो। लेकिन अब ये है कि जरा दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होने लगे हैं हमारे यहाँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जगहों पे जो है वो ऐसे ऑप्शंस आने लगे हैं कि वो ग्लास इस तरह का है कि वो ब्रेक नहीं होता और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम नहीं होते और प्लास्टिक का कंटेंट जो है उसमें ना होने के बराबर होता है।
सही है। और इसके साथ साथ मुझे बताएं, एक तो कैंसर का बाइस हमने कहा, और फिर आपने बताया कि हार्ट अटैक का बाइस भी है, और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं एडवांस एज में जाके, या बच्चों को जो बड़ी खतरनाक है? फेफड़ों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लंग्स में है, क्योंकि ज्यादातर आप इनहेल कर रहे होते हैं और वहां से फिर लंग्स में जाके और फिर बाकी जगहों पे भी जो है ब्लड में जाता है, और वहां से तमाम, अभी ये तो है ना कि ये सारी जो है एक किस्म का समझे नई फील्ड है रिसर्च की, और ये जैसे जैसे अब स्टडीज आती जाएंगी कुछ सिस्टम पे तो हमें पता चल गया लंग्स का मसला है, हार्ट का इश्यू आ रहा है, कैंसर्स में है, बट दूसरी चीजें भी अब स्टडी होने लगी हैं कि ये इशू है, और उस पर जैसे जैसे रिसर्च आती जाएगी तो मजीद आई थिंक डेफिनेटली ये और चीजों में भी बाकी बॉडी के सिस्टम्स में भी इन्वॉल्व होगा। और अभी तो डॉक्टर साहब ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, ओवरनाइट कोई चीज नहीं खत्म हो सकती, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अभी इससे बचने के लिए या इसके नुकसानात को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाए? एक्सपोजर तो है आपको। देखें डेफिनेटली वो तो है, अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली यहाँ जो जैसे वो कोविड के ज़माने में मास्क पहनने पड़े थे पोल्यूशन से बचने के लिए, तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। अब प्रॉब्लम देखें, अब वहाँ पे भी मैं बताऊँ यूएस में अगर आप कोई चीज़ बैग वहाँ से लेते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो बैग के भी पैसे उन्होंने चार्ज करने शुरू कर दिए ताकि लोग अपने घर से जो भी है कपड़े का बैग या कुछ ना कुछ लेकर आएं और उसमें सामान डाल के लेके जाएं। तो हमें जो है वो प्लास्टिक का एक तो यूज गवर्नमेंट को भी कम से कम करना होगा, और ड्रिंक्स तो वैसे भी देखें ये किसी सूरत में नहीं जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ये वैसे ही नुकसानदेह है चाहे वो डाइट हो या रेगुलर हो। लेकिन यह है कि पानी का इस्तेमाल करें, और पानी में डेफिनेटली प्लास्टिक बॉटल्स में आता है, लेकिन उसको कोशिश करें कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें। ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ये चीजें, कंट्रोल में नहीं है सर, और मुझे जहन में एकदम आ गया कि ना आपके कंट्रोल में ना हमारे, हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे एक मशीन होती है, उसमें प्लास्टिक बॉटल्स ही होती है सारी, इवन हॉस्पिटल में, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बट ये है कि जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करने की कोशिश करें अपने लेवल पे, घर पे जैसे प्लास्टिक ना यूज अच्छा करें। एक और चीज और सब ये भी करते हैं लोग, मुझे जहन में आ गया, अब नारियल का तेल है सर्दियों में, वो प्लास्टिक बॉटल में होता है और उसको आग पे रख देते हैं थोड़ा सा, है ना? तो ये मुझे बताएं कितना खतरनाक है? नहीं ये तो बहुत खतरनाक है सर, वो आग पे रख देते हैं तो वो प्लास्टिक जलेगा और उसमें से और ज्यादा उसके जो केमिकल्स जो हैं वो ऑयल में या बाकी जो भी चीज उसके अंदर होगी उसमें जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है, हमारी ज़ात तक तो हमें कम से कम करना है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी होगी और चीज़ें मिलेंगी ही नहीं प्लास्टिक के बगैर चीज़ों में, पैकेजिंग में, तो फिर क्या किया जाए? सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर बशीर हनीफ साहब हमारे साथ, और आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए अवेयरनेस के तरीके बहुत से होते हैं, एक तो आपको कन्विंस करना होता है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं किसी चीज़ के लिए कि आपके लिए नुकसानदेह है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ज़रा इससे बढ़ के भी होता है कि एक तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया और बड़े एमिकेबली आपको बता दिया और आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप अमल ना करें तो ज़रा फोर्सफुली भी अमल कराया जाता है। क़वानीन होते हैं फिर इसके लिए कि अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है तो प्लास्टिक की फ़रोख्त पे भी पाबंदी लगानी है, और जो प्लास्टिक बेच रहा है उस पर फिर जुर्माने भी लगाने, फिर उनके कारोबार को सील भी करना है ताकि मार्केट में अवेलेबल ना हो, उसकी सप्लाई को भी बंद करना है आपने। तो ये तरीक़े हैं। तो अब टेट्रा पैक में यहाँ पानी मिल सकता है, आपसे कह रही मशवरे आ रहे हैं मुझे कि टेट्रा पैक का पानी, अब टेट्रा पैक का मिल्क आपको पता है कितना महंगा है? ये सोचा करें ना आप पहले, शैलीन पहले आप सोचा करें, पानी की बोतल भी महंगी है, लेकिन मसला ये है, देखिए दूध, अब आप मुझे बताएं 240 रुपये किलो है खुला दूध। खुला दूध ना पिए कहते हैं, सही है भाई, आप भी मान लेते हैं हम खुला दूध ना पिए, तो फिर दूध टेट्रा पैक कहाँ से पी लें हम, हैं? वो डबल है तकरीबन उससे। तो बात अफोर्डेबिलिटी की होती है कि फिर आप टेट्रा पैक पीना है तो फिर आपके पास पैसे भी होने चाहिए इसके। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाथ साबुन से धोने हैं आपने, तो आपने साबुन फिर अवेलेबल भी करना है। अगर आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि भाई हाथ आपने साबुन से धोने हैं ताकि जर्म से बचना है आपने, बहुत अच्छी बात है आपने लोगों को, लेकिन ये सिर्फ अवेयरनेस खतरनाक हो जाती है फिर लोगों के लिए कि उनके पास है नहीं वो साबुन खरीदने के पैसे, अब क्या करें, है ना? अब तो परेशान हो गए ना। तो ये दोनों चीज़ें जब आप 2-3 चीज़ें मिला के काम करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अब मैं बहुत ज़्यादा मैंने बात कर लिया आपसे, ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहे, फीडबैक अपना देते रहिएगा। ज़ोएब हसन एक बार फिर आपके सामने होगा कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।